अब हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट के क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक है, तो यह है नोट्स इसका। ठीक है, पहले हम लोग समझते हैं पहला प्रॉपर्टी है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज ड्यू टू इंटरचेंज रो इनटू कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम। इसका मतलब है कि किसी रो को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में अगर हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ पे एक वर्ड है कॉरस्पॉन्डिंग। इसका मतलब हुआ कि किसी रो का कॉरस्पॉन्डिंग होता क्या है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट रो है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग होगा फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग होगा सेकेंड कॉलम। थर्ड रो है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग होगा थर्ड कॉलम। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब ये 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, 2 है तो 2। ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ वर्ड यूज करता है एडजेसेंट रो, एडजेसेंट, ठीक है ना, तो इसका क्या मतलब होगा? मान लीजिए ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, तो फर्स्ट रो का एडजेसेंट होगा सेकेंड रो क्योंकि इसके बगल में ये है। सेकेंड रो का एडजेसेंट होगा फर्स्ट रो और थर्ड रो। ठीक है, फर्स्ट रो का एडजेसेंट होगा सेकेंड रो का एडजेसेंट होगा फर्स्ट रो और थर्ड रो क्योंकि इसके बगल में है, सेकेंड रो के बगल में है। थर्ड रो का एडजेसेंट होगा केवल सेकेंड रो। ठीक है ना, ये एडजेसेंट वर्ड हुआ। और कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है फर्स्ट रो का कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पहला प्रॉपर्टी बोलता है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज ड्यू टू इंटरचेंज रो इनटू कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम। मतलब अगर किसी रो को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम से हम लोग चेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। मतलब अगर R1 को हम C1 से चेंज कर दें, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से चेंज कर दें, या सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से चेंज कर दें, या थर्ड रो को थर्ड कॉलम से, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, वही एग्जांपल मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। एक डिटर्मिनेंट है, ये है 8236, 8236। ठीक है, पहले हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं। आपको मालूम है 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होता है? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 माइनस 6 ये हो गया 42। अब इसमें फर्स्ट रो कौन है? ये। सेकेंड रो कौन है? ये। फर्स्ट कॉलम कौन है? ये। सेकेंड कॉलम ये। ठीक है, अब अगर हम लोग चेंज कर देते हैं, मान लीजिए फर्स्ट रो को इंटरचेंज में दोनों तरफ ऐड आता है, C1 से चेंज कर दें, या हम लोग सेकेंड रो को C2 से चेंज कर दें, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि ये प्रॉपर्टी है इसका। ठीक है ना। अब हम लोग इसमें पहले देखते हैं, R1 को C1 से चेंज कर देंगे तो क्या होगा? तो ये डिटर्मिनेंट कैसा बन जाएगा? फर्स्ट रो आ जाएगा फर्स्ट कॉलम की जगह, तो ये हो गया 82, फर्स्ट रो आ गया फर्स्ट कॉलम की जगह, और जो बच गया वो सेकेंड कॉलम की जगह। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, 48 माइनस 6, ये सेम वैल्यू आई ना, तो ये प्रॉपर्टी काम करता है। अच्छा, अगर ये करते हम लोग तब क्या होता? तो हम लोग करते सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम की जगह, तो सेकेंड रो आ गया सेकेंड कॉलम में, सेकेंड रो ये था, ये आ गया सेकेंड कॉलम में, और ये वापस यहीं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो ये हो गया 42। देखिए R1 को जैसे C1 से चेंज करेंगे तो सेकेंड रो भी चेंज हो जाएगा। फर्स्ट रो अगर फर्स्ट कॉलम में आ गया तो सेकेंड रो बचा हुआ सेकेंड कॉलम में आएगा। ठीक है ना, तो इससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो यही पहला प्रॉपर्टी था कि अगर किसी रो को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज कर दे, इंटरचेंज कर दें कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम से, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। दूसरा प्रॉपर्टी है ड्यू टू इंटरचेंज टू एडजेसेंट रो और कॉलम द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड बट साइन चेंज्ड। मतलब अगर किसी रो को या किसी कॉलम को हम लोग उसके एडजेसेंट रो या कॉलम से चेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। इस दोनों में अंतर क्या है? इसमें रो को कॉलम से चेंज करते थे या कॉलम को रो से। इसमें क्या कर सकते हैं? रो को रो से चेंज करेंगे या कॉलम को कॉलम से चेंज करेंगे। एडजेसेंट रो मतलब किसी रो को उसके बगल वाले रो से चेंज करिए या किसी कॉलम को उसके बगल वाले कॉलम से चेंज करिए, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी लेकिन साइन चेंज हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल है, यहाँ वही डिटर्मिनेंट है 8236, इसकी वैल्यू कितनी है? 42। अगर हम लोग फर्स्ट रो को उसके एडजेसेंट रो, तो फर्स्ट रो के बगल वाला कौन है? सेकेंड रो होगा, तो फर्स्ट रो को अगर सेकेंड रो से हम लोग चेंज कर दे, इंटरचेंज कर दे, तो क्या होगा? सेकेंड रो आ गया ऊपर, फर्स्ट रो आ गया नीचे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकाले तो क्या आया? -42 आया। देखिए वैल्यू सेम है 42 लेकिन साइन क्या हो गया? चेंज हो गया। तो दूसरा प्रॉपर्टी यही था। तीसरा प्रॉपर्टी, ठीक है ना, NCERT की सेकेंड एक्सरसाइज इस प्रॉपर्टीज़ के बाद आपसे बनने लगेगी।
अगला प्रॉपर्टी है इफ़ टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम हो, एक तरह का हो, सेम टू सेम। और प्रोपोर्शनल मतलब इन द सेम रेशियो। अगर दो रो या दो कॉलम सेम हो या उसका रेशियो जो हो वो सेम हो तो हम लोग कहेंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, 0। सिंपल सा बात। जैसे एक डिटर्मिनेंट है 4 3 2 1 2 3 1 2 3, तो आप देख रहे हैं ये दोनों रो आइडेंटिकल है, सेम टू सेम है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, वैल्यू 0 ही आएगी। ठीक है। अगर इसी में एक प्रोपोर्शनल वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए डिटर्मिनेंट इस तरह से है, अब यहाँ सेम तो नहीं है, कोई रो या कोई कॉलम सेम नहीं है। अब हम लोग रेशियो देखते हैं, इस दोनों का रेशियो 1/3, इस दोनों का रेशियो 2/6 मतलब 1/3, और इसका रेशियो 3/9 मतलब 1/3। ठीक है, सबका रेशियो 1/3 है, तो सेम रेशियो में आ गया ना, प्रोपोर्शनल हो गया, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। तो डिटर्मिनेंट अगर सेम रेशियो में हो या आइडेंटिकल हो तो डिटर्मिनेंट दो रो या दो कॉलम सेम रेशियो में हो या प्रोपोर्शनल हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। एक बात समझते हैं इसमें। अगर मान लीजिए डिटर्मिनेंट ऐसा है 1 2 3 2 3 4, ठीक है, और यहाँ मान लीजिए मैं ले लेता हूँ, इसको कर देता हूँ 6, और यहाँ कर देता हूँ 3 4 9। ठीक है। अब आप देख रहे हैं क्या कोई दो रो या दो कॉलम सेम है, नहीं, बिल्कुल सेम नहीं है। तो क्या डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी, नहीं। अब देखते हैं रेशियो वाला, देखते हैं चक्कर क्या है। अच्छा, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम का अगर हम लोग रेशियो लेते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट का रेशियो 1/3, इस दोनों एलिमेंट का रेशियो 2/6 मतलब 1/3 इक्वल है 3/9 मतलब 1/6। ठीक है ना, सॉरी 1/3, ये भी 1/3 1/6 1/3। ठीक है, तो रेशियो सबका सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। क्यों होगी, क्योंकि फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम क्या है, सेम रेशियो में है, प्रोपोर्शनल है इसीलिए। ठीक है। अच्छा, इसको कैसे और आसानी से समझ सकते हैं, अगर हम लोग इसमें से कुछ कॉमन लेना चाहें तो कॉमन क्या ले सकते हैं। अगर हम लोग को मालूम है कि डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम से नंबर कॉमन होता है, अगर यहाँ थर्ड कॉलम से हम लोग नंबर 3 कॉमन ले लें तो क्या होगा, फर्स्ट कॉलम सेम टू सेम लिख दिया, सेकेंड कॉलम सेम टू सेम लिख दिया, थर्ड कॉलम में ये हो गया 3 कॉमन आ गया है, तो ये होगा 1, ये 2, ये 3। अब देखिए ये दोनों सेम आ गया ना, आइडेंटिकल आ गया, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, 0। तो प्रोपोर्शनल वाला चीज़ में हम लोग कॉमन लेके फिर सेम टू सेम भी दिखा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कोई अलग नहीं है, आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल वाला बात अलग नहीं है ज़्यादा। ठीक है ना, एक ही बात को है थोड़ा समझाया हुआ ज़्यादा आगे। ठीक है। अब अगला प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाई ए कांस्टेंट क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। मतलब किसी रो को या किसी कॉलम को आप किसी स्केलर क्वांटिटी यानी किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं, तब वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ मल्टीप्लाइड बाय दैट कांस्टेंट क्वांटिटी, तब डिटर्मिनेंट की वैल्यू उतनी टाइम्स हो जाती है। ठीक है, अगर किसी डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी उतनी टाइम्स हो जाएगी। एक एग्जांपल देखते हैं, वही एग्जांपल है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जिसकी वैल्यू हम लोग कितना निकाले थे, 42 निकाले थे। अगर हम लोग फर्स्ट रो में इन कुछ चेंजेस करें, क्या चेंजेस किए हम यहाँ पर, इसको मैं हिसाब से लिख देता हूँ। फर्स्ट रो में हम लोग चेंज कर रहे हैं कि फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। देखिए ये इंटरचेंज नहीं है, रो को कॉलम से चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए एक तरफ एरो है। ठीक है ना, दोनों तरफ वाला एरो नहीं है। तो फर्स्ट रो में मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। आप कॉलम में भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट रो में 2 से जैसे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा, फर्स्ट रो का एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 16 और ये हो गया 4। अब जब वैल्यू निकालते हैं डिटर्मिनेंट की तो वैल्यू आती है 84। अब देखिए 84 को आप लिख सकते हैं 2 × 42। ठीक है, यानी कि अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो 42 थी वो भी डबल हो गई, 84 हो गई। अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते तो 42 × 3 टाइम्स वो वैल्यू आती है। ठीक है ना, तो किसी नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू उतनी टाइम्स हो जाती है। इसलिए याद रखना है, जब भी कोई नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी नंबर से यहाँ पर डिवाइड भी कर देंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट बैलेंस रहे, नहीं तो उतना टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो अनबैलेंस हो जाएगा ना, वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसलिए बैलेंस रखने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू वापस 42 रहती है। तो किसी भी रो को या कॉलम को किसी नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट को उस नंबर से, जैसे यहाँ 2 है तो वहाँ यहाँ 2 से डिवाइड ज़रूर करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रॉपर्टी।
अगला प्रॉपर्टी है, if each element of a row or a column is the sum of two quantities then the determinant can be expressed as the sum of two determinants। अगर कोई डिटर्मिनेंट टू क्वांटिटी के सम के फॉर्म में, मान लीजिए इस रूप में है, तो उसको हम लोग दो डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान देना फॉर्म इसी तरह का होना चाहिए, जैसे यहाँ a1 + a2, b1 + b2, a3 और b3, ये चार एलिमेंट्स है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए ये दोनों तो a3 और b3 दोनों में आ जाएगा सेम टू सेम, और यहाँ a1 यहाँ b1, और यहाँ दोनों में प्लस था तो प्लस, यहाँ a2 यहाँ b2, दोनों में माइनस रहेगा तो माइनस, दोनों में प्लस रहेगा तो प्लस, ठीक है। तो ये ऐसे करके अगर हम लोग सॉल्व करें या डायरेक्ट सॉल्व करें वैल्यू सेम आएगी। एक एग्जाम्पल देते हैं, देखते हैं। ये एक डिटर्मिनेंट है, एक तरीका सॉल्व करने का, आप इसको जोड़ दीजिए, ये 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये हो गया 5, ये 7, 2, 8, 5, 7, 2, 8। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। 5, 7, 2, 8, ये हो गया 40 - 14, ये हो गया 26, ठीक है। और अगर इसको हम लोग दो पार्ट में अगर हम लोग तोड़ दें तो कैसे लिखेंगे? 2, 8 सेम दोनों में, यहाँ 3, यहाँ 6, बीच में प्लस, यहाँ सेकेंड एलिमेंट, यहाँ का सेकेंड एलिमेंट। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 24 - 12, और यहाँ हो गया प्लस, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 16 - 2, तो वैल्यू सॉल्व करिएगा तो 26 ही आएगी। तो ये अगला प्रॉपर्टी है, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। टोटल 7 प्रॉपर्टी है इसमें, ठीक है ना, तो कुछ मुश्किल बात नहीं है। अगला प्रॉपर्टी है, if each element of a row or a column is added or subtracted by the other elements of row or column then the value of determinant remains unchanged। ये जैसे मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी था वही प्रॉपर्टी है। जैसे किसी रो में दूसरे रो को अगर हम लोग ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है, लेकिन अगर कोई रोज़ में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट उतना टाइम्स हो जाएगा, जो लास्ट हम लोगों ने अभी सीखा है। ये क्या है? इसमें बोलना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट है ऐसे 3, 6, 2, 5, वैल्यू 24 है। अगर हम लोग फर्स्ट रो में सेकेंड रो को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, या फर्स्ट कॉलम में सेकेंड कॉलम को ऐड करते हैं या सेकेंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को ऐड करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे ये क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ, 6, 3, 2, 5, इसकी वैल्यू आई है 24, ठीक है। अगर मान लीजिए ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, मैं अगर फर्स्ट रो में सेकेंड रो जोड़ना चाहता हूँ तो कैसे लिखूँगा? फर्स्ट रो में ऐड करना है सेकेंड रो, तो चेंज किस में होगा? फर्स्ट रो में, तो लिखूँगा फर्स्ट रो में हो रहा है चेंज। क्या चेंज हो रहा है? कि फर्स्ट रो में सेकेंड रो ऐड हो रहा है। तो अब इसकी वैल्यू देखते हैं डिटर्मिनेंट की कैसे होगी। तो फर्स्ट रो में सेकेंड रो को ऐड करेंगे तो पहला एलिमेंट में पहला एलिमेंट ऐड होगा, तो 6 में 2 8, 6 2 8 हो गया, और 3 में 5 ऐड होगा तो 8 हो गया, ठीक है। और ये 2 5 ऐसे ही लिखा गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या 24 आता है? ये हो गया 40 - 16, ये हो गया वापस 24। तो ये बात काम करता है, किसी रो में दूसरे रो को आप जोड़िए या घटाइए, या किसी कॉलम में किसी दूसरे कॉलम को जोड़िए या घटाइए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल जो था इसमें क्या किया था? फर्स्ट रो में सेकेंड रो को घटाया था, तो फर्स्ट रो में जैसे सेकेंड रो को घटाएंगे तो फर्स्ट एलिमेंट में यहाँ एलिमेंट फर्स्ट वाला घटेगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ ऊपर 4 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये 2 और -4 और सॉल्व करते हैं तो वापस 24 आता है। अब लास्ट प्रॉपर्टी है, if each element of a row or a column is added or subtracted by scalar multiple of their row or column then the value of determinant remains unchanged। इसका क्या मतलब है? पहले जैसा प्रॉपर्टी है लेकिन इसमें थोड़ा चेंजेस है। जैसे फर्स्ट रो में आप सेकेंड रो को जोड़ते या घटाते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होती है। अगर फर्स्ट रो में मान लीजिए चेंज कर रहे हैं कि फर्स्ट रो में सेकेंड रो को जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, और यहाँ पे जो सेकेंड रो है उसका कुछ मल्टीपल ले लें, जैसे 3 टाइम्स ले लें, 2 टाइम्स ले लें, तब भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ध्यान देना है, अगर फर्स्ट रो में यहाँ पर अगर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें चेंज हो रहा है उस रो में नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट में उस नंबर से क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। जैसे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ क्या करना होता है? 2 से डिवाइड करना होता, नहीं तो डिटर्मिनेंट उतने टाइम्स हो जाता। लेकिन जिसमें चेंज हो रहा है, जैसे कैसे मालूम चलेगा किस में चेंज हो रहा है? तो देखिए एरो से पहले कौन रो है? फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो में चेंज हो रहा है, और फर्स्ट रो में चेंज हो रहा है, यहाँ कोई नंबर से मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है तो यहाँ डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अब फर्स्ट रो में मैं सेकेंड रो को जोड़ रहा हूँ लेकिन यहाँ 2 टाइम्स जोड़ रहा हूँ सेकेंड रो को, तो जिसमें चेंज हो रहा है उसमें मल्टीप्लाई नहीं ना हुआ है, तो नंबर से डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं है, डिटर्मिनेंट उतने टाइम्स नहीं होगा। इसमें सीधे हम लोग लगा सकते हैं कि फर्स्ट रो में हम लोग ऐड कर रहे हैं 2 टाइम्स सेकेंड रो, या घटा रहे हैं 2 टाइम्स सेकेंड रो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू में, ठीक है ना। तो यही होता है, किसी दूसरे रो का स्केलर मल्टीपल भी हम लोग ले सकते हैं।
दूसरे रो को डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं और दूसरे रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी मैट्रिक्स में जैसा था वैसे ये भी प्रॉपर्टी है। तो एक डिटर्मिनेंट है जिसकी वैल्यू 24 है। अब फर्स्ट रो में सेकेंड रो को तो मैंने घटाया, यहाँ क्या किया 3 टाइम्स ले लिया। तो फर्स्ट रो में सेकेंड रो को घटाया लेकिन सेकेंड रो का 3 टाइम्स घटाया। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये समझते हैं। जैसे डिटर्मिनेंट है हमारे पास ये, ठीक है, और हम लोग प्रॉपर्टी क्या लगाएं, फर्स्ट रो में चेंजेस किया, फर्स्ट रो माइनस 3 टाइम्स सेकेंड रो, ये चेंजेस किया। तो फर्स्ट रो में सब्ट्रैक्ट करना है सेकेंड रो को। मैं ऐसे घेर दे रहा हूँ, आपको घेरना नहीं है, समझाने के लिए मैं ऐसे घेर रहा हूँ इसे, ठीक है। फर्स्ट रो में सेकेंड रो को तो घटाना है और सेकेंड रो का 3 टाइम्स लेना है। तो कैसे सॉल्व करें, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट कौन है 6, तो 6 लिख दिया, फिर माइनस है तो माइनस लिख दिया, यहाँ 3 है इंटू सेकेंड रो। तो इस 6 के नीचे सेकेंड रो का कौन सा एलिमेंट है, ये है फर्स्ट रो, ये है सेकेंड रो, ठीक है। तो 6 के नीचे सेकेंड रो का एलिमेंट है 2, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6 यानी क्या हो जाएगा 0। तो पहला एलिमेंट क्या आ गया 0। अब यहाँ भी फर्स्ट रो में जो प्रॉपर्टी लग रहा है फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट में लगेगा। तो फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट क्या है 3, यहाँ लगाता है प्रॉपर्टी, तो 3 मतलब R1 माइनस 3 टाइम्स R2। तो इस 3 के नीचे सेकेंड रो कौन है 5, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 15, ये हो जाएगा माइनस 12। अच्छा चेंज किस में हो रहा है फर्स्ट रो में, क्योंकि एरो से पहले फर्स्ट रो लिखा हुआ है, R1 लिखा हुआ है, तो फर्स्ट रो में चेंज हो रहा है, सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो सेकेंड रो सेम टू सेम हम लोग लिख देंगे। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, ये कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस आता है फार्मूला में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 24, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 24। तो सेम वैल्यू आई ना 24। तो ये हो गया प्रॉपर्टी आपका, ठीक है। तो प्रॉपर्टी इतना ही था। अब हम लोग सीखते हैं कुछ बातें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम ऑपरेशन दोनों एक ही क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट जब सॉल्व करते हैं तो कॉलम और रो ऑपरेशन दोनों लगाएंगे, कहीं R1 R2 में चेंज करेंगे, कहीं कॉलम को कॉलम से चेंज करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, दोनों एक ही क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा जनरली नहीं करते हैं हम लोग। मैट्रिक्स में जो प्रॉपर्टी लगाते हैं, जैसे रो ऑपरेशन आप लोग सीखे थे ट्रांसफॉर्मेशन करना, इन्वर्स निकालना, तो जनरली रो ऑपरेशन ही लगाते थे या कॉलम ऑपरेशन ही लगाते थे। कर सकते हैं लेकिन जनरली नहीं करते हैं हम लोग। अगला है वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी वन रो और एनी वन कॉलम ऑफ ए गिवन डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही नंबर कॉमन आता है। मैट्रिक्स में क्या होता था, हर एक एलिमेंट में कॉमन आता था नंबर, ठीक है ना। लेकिन डिटर्मिनेंट में कॉमन लेने के लिए किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही कॉमन होना चाहिए, ठीक है ना, तो कॉमन आएगा। हर एक एलिमेंट में कॉमन ज़रूरी नहीं हो, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें कॉमन लेना है हम लोगों को। तो अब देख रहे हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है 3 7 9 12 14 16 15 11 13। अब कॉमन लेने का मुझे मन कर रहा है, कुछ क्या कॉमन ले लूँ। अब फर्स्ट कॉलम में मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ठीक है ना। हर एक एलिमेंट मान लीजिए सब में कुछ कॉमन, अच्छा पहले इसको समझ लेते हैं। ये इतना हो गया। अब मान लीजिए मुझे फिर कॉमन लेने का मन कर रहा है और कॉमन मुझे दिख रहा है, मान लीजिए सेकेंड रो में क्या कॉमन दिख रहा है 2, तो मैंने सेकेंड रो से 2 कॉमन ले लिया। तो फर्स्ट रो वैसे ही लिखा गया, थर्ड रो वैसे ही लिखा गया, लेकिन सेकेंड रो में ये हो गया 2, ये हो गया 7, ये हो गया 8। तो वैल्यू अब इसको सॉल्व कर लीजिए और 6 से मल्टीप्लाई करिए या इसको पूरा सॉल्व करिए, वैल्यू सेम होगी। एक बात बताना ज़रूरी है यहाँ, अगर मान लीजिए इस तरह से डिटर्मिनेंट आ जाए 2 4, इसको मैं मोड़ देता हूँ, 2 4 6 8 0 -2 4 -6 8, ठीक है। अब आपको डिटर्मिनेंट में कॉमन लेना है। आप तो बोलिएगा कि सब नंबर कॉमन है, क्योंकि 0 में तो कुछ भी कॉमन आ जाता है। 0 को हम लोग लिख सकते हैं ना 0 × 2, 0 को तो लिख सकते हैं 0 × 2, तो 2 तो कॉमन आएगा ही। अगर आपको दिख रहा है कि हर एक एलिमेंट में 2 कॉमन है, तो पूरा एलिमेंट से कॉमन नहीं लेंगे 2, किसी एक रो से लेंगे या किसी एक कॉलम से लेंगे। लेकिन मैट्रिक्स रहता तो पूरा में कॉमन रहता, तो केवल 2 कॉमन आता है। इसमें हर एक रो से कॉमन आएगा या हर एक कॉलम से। मान लीजिए फर्स्ट रो से मैंने कॉमन ले लिया 2, फिर सेकेंड रो से कॉमन ले लिया 2, फिर थर्ड रो से कॉमन ले लिया 2। तो फर्स्ट रो में 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 1 2 3। सेकेंड रो से 2 कॉमन आ गया तो बचा 4 0 -1। थर्ड रो से 2 कॉमन आ गया तो बचा 2 -3 और 4, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे कुछ और कॉमन दिखता तो कॉमन में ले लेता, ठीक है ना। तो याद रखना हर एक रो से या हर एक कॉलम से नंबर कॉमन आता है यहाँ, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट में। अब कुछ बात है
ये बात मैंने लेक्चर में बता दिया था कि ए का होल डिटर्मिनेंट इक्वल टू के टू द पावर एन डिटर्मिनेंट है, ये सब बात मालूम है आपको। इसके बाद माइनर वगैरह आता है, वो अगले एक्सरसाइज का। अब हम लोग सॉल्व करेंगे NCERT का एक्सरसाइज सेकेंड, ठीक है, डिटर्मिनेंट का। उस एक्सरसाइज का मैं लगभग सभी क्वेश्चन बताऊंगा। आप लोगों को क्या करना है, बढ़िया से उसको प्रैक्टिस करना है ताकि एकदम प्रॉपर्टी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।